तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर साउंड आ रहा है? ठीक है, चलिए। तो हम लोग एक बार फास्ट रिकैप कर रहे हैं कि हम लोगों ने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था इस टॉपिक को, और हम लोग आगे आज क्या पढ़ेंगे। और हर एक टॉपिक से सवाल आने वाला है, बिल्कुल माइंड सेट कर लीजिए। और हम लोग ये 3-4 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री हमारा खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मंथ अप्रैल में मैं पटना में ऑफलाइन क्लास में इसको पूरा रिवाइज कराऊंगा। जिसको जो भी लोग पटना में हैं वो आके अटेंड कर सकते हैं उस क्लास को। हम लोग इसको फिर से बैठकर सारा रिवीजन करेंगे और सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो कहानी शुरू होती है 1919 में। एक रिफॉर्म आया था जिसको हम लोग कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक, या इसको भारत सरकार अधिनियम कहते हैं। 1919 में लाया गया था। इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत दो प्रावधान किए गए थे कि जो राज्य होते हैं और एक केंद्र होता है। केंद्र और राज्य आपको पता है, एक होता है केंद्र और एक होता है राज्य। राज्य में क्या किया गया था? राज्य में द्वैत शासन लाया गया। द्वैत शासन मतलब क्या होगा कि जो काम है उसको दो भाग में बांटेंगे। काम को हम लोग दो भाग में बांटेंगे। आसान भाषा में समझिए, एक जो भाग होगा जो हल्का काम होगा और एक कठिन काम होगा। जो हल्का वाला काम होगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं होगा, वो करेंगे ब्रिटेन के लोग। जैसे कि पैसा कम लाने का काम जो होगा, जो जिससे पैसा आ रहा है, ठीक है, जिससे पैसा आ रहा है, वो जो काम करेंगे वो अंग्रेज करेंगे। पैसा आ रहा है, ठीक है, वो करेंगे ब्रिटेन के लोग। और जहां विकास करना है, जहां पे विकास करना है, वो दे दिया इन्होंने भारत को कि आप लोग मिलकर इस काम को कीजिए। ये राज्य में किया। और केंद्र में क्या किया? दो सदनी व्यवस्था कर दी। दो सदनी मतलब एक होगा आपका लोकसभा और एक होगा राज्यसभा। जैसे आज के डेट में है लोकसभा, राज्यसभा में क्या होता है कि एक कोई भी नियम जब बनेगा तो वो नियम पहले लोकसभा में जाएगा फिर राज्यसभा में जाएगा। सेम चीज, ऐसा नहीं है कि कुछ काम लोकसभा में जाएगा कुछ काम राज्यसभा में जाएगा। यहां पर हर चीज इस प्रोसेस से होता हुआ आगे बढ़ेगा। क्लियर? तो 1919 में ये काम किया गया था और इसी में एक प्रावधान कर दिया गया था। क्या प्रावधान किया गया था कि 10 साल के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। 10 साल के बाद क्या की जाएगी? इसकी समीक्षा की जाएगी। उसी के तहत 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। कौन आया उसके तहत? 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। क्लियर? साइमन कमीशन का गठन हुआ, साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में। 27 में गठन हुआ, ठीक है, ये गठन हुआ। और 1928 में ये लोग भारत आते हैं। भारत आगमन, ठीक, साइमन कमीशन का। अब इन्होंने यहां आके स्टडी किया और इसका विरोध भारतीयों ने किया। भारतीयों ने क्या किया? इसका विरोध किया कि जो साइमन कमीशन है इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध से गुस्सा होकर जो उस वक्त के भारत सचिव थे बर्कनहेड, उन्होंने भारतीयों को एक चैलेंज फेंका कि तुम लोग हर चीज का विरोध करते हो तो तुम ही अपने लिए कानून बना लो, तुम ही अपने लिए एक अधिनियम बना लो, तुम ही अपने लिए एक संविधान बना लो। तो भारतीयों ने इस एक्सेप्ट को, इस चैलेंज को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन लगा दिया कि इसका विरोध नहीं होना चाहिए भारत में। तो मोतीलाल नेहरू जी ने एक बनाया अपना संविधान जिसको कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने मांगा, क्या मांगा? डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? इसको बोलते हैं कि जो ब्रिटेन रहेंगे, जो ब्रिटेन होगा वो हमारा गार्जियन बन के रहेगा। क्या रहेगा? वो गार्जियन बन के रहेगा और हम लोग उनके अधीन रहेंगे, लेकिन हम सारे डिसीजन खुद से लेंगे। हम अपना इंटरनल डिसीजन कि भारत में क्या नियम कानून लगना है, कितना टैक्स लगना, हम लेंगे। लेकिन जब भारत को किसी और देश से इंटरेक्ट करना होगा तो ब्रिटेन के माध्यम से हम लोग लेंगे। ठीक है, डन। हम लोग भारत का आंतरिक डिसीजन खुद लेंगे। ये हमने डोमिनियन स्टेटस में मांगा। और बर्कनहेड ने क्या कहा था? भारत सचिव ने क्या कहा था कि इसका विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत में ही विरोध हो गया। किसने विरोध किया? इसको बनाया था मोतीलाल नेहरू जी ने। किसने बनाया था?
मोतीलाल नेहरू ने, इनके पुत्र ने सबसे पहला विरोध कर दिया। क्या इनके पुत्र ने क्या किया? मोतीलाल नेहरू का सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन हुआ वो किया इनके पुत्र ने, जवाहरलाल नेहरू और उनके एक मित्र ने, सुभाष चंद्र बोस ने, इसको बोला कि हम डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए अब पूर्ण स्वराज। ये स्वराज की बात बहुत दिनों से हो रही थी। इसको दादा भाई नौरोजी भी स्वराज की बात करते थे, लेकिन उसकी परिभाषा नहीं पता थी। यहां इन्होंने पूर्ण स्वराज की परिभाषा बताई कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अंग्रेज हमें अपने गार्जियन की तरह नहीं चाहिए, अंग्रेज भारत छोड़ो, अब हम लोग अपना देश है संभाल लेंगे। तो पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया जवाहरलाल नेहरू ने, और दूसरा विरोध किया जिन्ना ने। जिन्ना ने अपना 14 पॉइंट का रिपोर्ट बनाया, 14 पॉइंट का रिपोर्ट बनाया, जिसमें उन्होंने 14 पॉइंट रिपोर्ट बनाया जिन्ना ने। ठीक है, डन। नेहरू, ये साइमन कमीशन का विरोध किया इन दोनों ने फिर विरोध हो गया। विरोध होने के बाद यहां बात खत्म हो जाती है। लेकिन अब जब विरोध हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि अब हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, और इसके लिए इन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, अपने मित्र के साथ मिलकर, सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम था इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। अब गांधी जी को लगा कि यार ये समय नहीं है कि बाप बेटे आपस में लड़ जाएं, तो गांधी जी आए, समझाए। गांधी जी बोले कि देखो बेटा, अभी तो हमें यह भी नहीं मिल रहा है, क्या डोमिनियन स्टेटस तक नहीं मिल रहा है, हम 1 साल का समय देते हैं, ठीक, हम 1929 तक का समय देते हैं, 1929 तक में अगर ये नहीं मानेंगे तो हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग तुम्हारे साथ रखेंगे। क्लियर हो गया? यहां पे डोमिनियन स्टेटस की मांग की उनके पिताजी ने, और इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की, लेकिन गांधी जी ने बोला 1 साल तक रुक जाओ। अब 1 साल के बाद 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है लाहौर में। कांग्रेस का अधिवेशन कहां होता है? लाहौर में, जिसके अध्यक्ष रहते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू। और यहां पे उन्होंने मांग रख दी कि हम लोग अब एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने गांधी जी को बोला कि आप बहुत बड़ा आंदोलन, आपने 1920 में ही बोला था कि अगर असहयोग आंदोलन में हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। तो समय आ गया है कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन आप शुरू कीजिए। क्लियर? और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले उन्होंने कहा कि हम लोग एक स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, एक सिंबॉलिक स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और उन्होंने उसके लिए दिन चुना 26 जनवरी 1930। कौन सा दिन चुना उन्होंने? 26 जनवरी 1930। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी संडे का दिन था, उनको लगा कि बहुत सारे लोग इसमें आएंगे, और रावी नदी के तट पर इन्होंने झंडा फहराया और सिंबॉलिक अपना एक स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। ठीक है, यहां तक हो गया। और इसके बाद गांधी जी से बोला गया कि आप शुरू कीजिए आंदोलन। गांधी जी ने कहा कि मेरा जो नियम है उस नियम के, अगर हम अब किसी अपने दुश्मन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने जा रहे हैं तो हम उसको एक आखिरी मौका देंगे। तो गांधी जी ने अपना यहां पर एक 11 सूत्री मांग रखी। क्या रखी गांधी जी ने? मांग रखा अपना 11 सूत्री मांग। ठीक है, 11 सूत्री मांग इन्होंने गांधी जी ने रखी अपनी। ठीक है, जिसको कि इरविन उस वक्त का यहाँ का वायसराय था, इरविन ने उसको पढ़ा तक नहीं और उसको फेंक दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहां पर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है कि हम जो कानून, जो खराब कानून है उसको हम तोड़ेंगे। असहयोग क्या है कि हम सहयोग नहीं करेंगे किसी चीज में, हम शिक्षा में सहयोग नहीं करेंगे, हम नौकरी में सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन यहां है कि हम सिर्फ कानून तोड़ेंगे। और उसके लिए एक कानून चुना गया, और वो कानून क्या है? वो कानून था नमक का कानून। क्योंकि समुद्र में नमक मिलता था और उस नमक को अगर आप इलीगल बना रहे हैं तो आपको जेल हो जाती थी, फाइन होता था। और गांधी जी ने उसके लिए बोला कि हम लोग अपने आश्रम, साबरमती आश्रम से 24 दिन तक पद यात्रा करेंगे, 240 माइल करके हम लोग जाकर वहां पर दांडी में एक जगह है जहां पर नमक होता है, वहां पर हम लोग नमक बनाएंगे। और उसके बाद से सभी लोग पूरे भारत में जहां जहां है जो इलीगल कानून है उसको सब लोग तोड़िए। कई जगह इस चीज को किया गया। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में चौकीदारी कर देना लोगों ने बंद कर दिया। चौकीदारी कर क्या होता है? अंग्रेज कुछ चौकीदार नियुक्त करते थे जो कि उस एरिया के मॉनिटरिंग करते थे, पेट्रोलिंग करते थे, उसको टैक्स लेते थे वो लोग कि भाई आप ही के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो काम अंग्रेज का करते थे, तो उसके लिए बिहार में उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, इस चीज को जानिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में ये काम हुआ था। ठीक,
अब ये चलने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कहते हैं धरसना कांड। ठीक है, धरसना कांड क्या कहता है कि धरसना में एक नमक की फैक्ट्री थी और उस फैक्ट्री पर यह हुआ कि हम लोग चलेंगे धरसना में और नमक की फैक्ट्री को तोड़ देंगे, लूटेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि वो नमक है सभी में हम लोग बांट देंगे। ठीक है, और धरसना कांड ये मई 1930 की घटना है। इसमें जो महात्मा गांधी जी हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं और उसके बाद ये सभी लोग निकलते हैं वहां पर। जैसे जाते हैं तो महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। महात्मा गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद इस चीज को आगे लीड करती है कौन? सरोजनी नायडू। ठीक है, क्लियर? और उसके बाद से महात्मा गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं। कब अरेस्ट होते हैं? मई 1930 में अरेस्ट होते हैं। सरोजनी नायडू कुछ दिन तक करती हैं, फिर वो भी अरेस्ट हो जाती हैं और यहां से ये चीज खत्म हो जाता है। साइमन कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि इसके लिए एक सर्वदलीय जितने भी दल हैं भारत में सभी को मिलाकर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे हम लोग और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में निर्णय होगा कि हमें भारत के लिए कैसे नियम कानून बनाना है। और उसी के तहत राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 होते हैं। 3 क्यों हुए? होना एक ही था लेकिन कुछ ऐसे ऐसे सिचुएशन बनते गए कि 3 हुए। आज हम लोग पढ़ेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। ठीक है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुए थे। पहला हुआ था 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। याद हो जाएगा आपको, पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले वाले में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में भारत में चल रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो भारत से कोई भी इसमें भाग नहीं लेगा। क्लियर? तो इसीलिए कोई भी इसमें से भारत से भाग लेने नहीं गया पहले गोलमेज सम्मेलन में। पहला गोलमेज सम्मेलन जो होता है वो उसका स्थल जो होता है वो सेंट जेम्स पैलेस होता है और इसका उद्घाटन वहां के सम्राट जॉर्ज पंचम करते हैं। इस चीज को भी जान लीजिएगा क्योंकि कभी कभी पूछ देता है। पहला जो हुआ था सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था, उसके उद्घाटन करता थे जॉर्ज पंचम और उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनल्ड। ठीक है, इसमें कांग्रेस ने बहिष्कार किया, इसकी कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं आया। अब जो लोग आए उसमें से क्या हुआ कि सब अपना अपना मांग कर रहे थे। जैसे जिन्ना जो आए थे वो बोल रहे थे कि नहीं मुस्लिमों के लिए आरक्षण दीजिए, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर आए थे डिप्रेस क्लास की तरफ से, ये मांग रहे थे कि जो दलित हैं उनके लिए भी आप पृथक निर्वाचन दीजिए और उनको भी आप प्रोटेक्ट कीजिए। ठीक है, तो सभी लोग अपनी अपनी मांग रख रहे थे और ये बात अंग्रेजों को भी एहसास हुआ कि जो मेन हीरो है वो तो आया नहीं, क्योंकि कांग्रेस उस वक्त भारत की मेन पार्टी थी। अब इन लोगों से हम लोग क्या बात करेंगे, इन लोगों से हम लोग क्या बात करेंगे? तो धीरे धीरे करके ये जो चीज है, ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ये धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और कांग्रेस ने और लगा अंग्रेजों को कि बिना कांग्रेस के ये हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। तो हुआ कि नहीं, कांग्रेस को कैसे भी कर कर बुलाया जाए। क्यों ये फेल हुआ? क्योंकि जितने भी लोग गए थे भारत से वो कोई भी भारत के डोमिनियन स्टेटस, पूर्ण स्वराज, इनका वहां पे करना ये था, इन लोगों की प्लानिंग ये थी कि हम लोग डोमिनियन स्टेटस दें। लेकिन यहां कोई बात ही नहीं कर रहा था डोमिनियन स्टेटस की। यहां सब लोग क्या बात कर रहे थे? यहां लोग बात कर रहे थे कि हमें आरक्षण दीजिए, हमें पृथक निर्वाचन दीजिए। तो इनको लगा कि नहीं, ये भाई कोई मतलब ही नहीं मिलता है। इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने परिभाषित किया कि एक ऐसी बारात है जिसमें दुल्हा ही नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए एक बात बोली थी कि ये एक ऐसी बारात है जिसमें दुल्हा है ही नहीं। और सही बात है। जो अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, जैसे कि शुरू में ही साइमन कमीशन में हुआ था कि कोई भारतीय नहीं था और भारतीयों के लिए नियम बनाने थे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस ही नहीं है, वहां पर कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं है और ये उसके लिए कैसे नियम बनाएंगे? होगा तो फिर इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो वहां से फरमान आया कि भैया जाओ, इरविन वहां इस वक्त यहाँ लॉर्ड इरविन यहाँ के वायसराय थे, कि इरविन भाई जाइए और कैसे भी कर कांग्रेस को बुलाइए। ठीक है, तो इरविन भाई को अब चैलेंज मिल गया। क्या चैलेंज मिला? कि कैसे भी कर कांग्रेस को मिलाइए। अब बताइए गांधी जी कहां है? अभी इरविन आए, गांधी जी कहां है? देखते हैं कितने लोग ध्यान से इस क्लास को कर रहे हैं।
इरविन जब 1931 में आते हैं कि कांग्रेस को मिलाया जाए, तो गांधी जी कहां होंगे उस वक्त? कोई ध्यान से नहीं सुन रहा है क्लास। गांधी जी को धरसना कांड जब हो रहा था, धरसना के नमक पे गए थे तो उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था। तो गांधी जी अभी जेल में हैं और 26 जनवरी 1931 को इरविन भाई साहब क्या करते हैं, गांधी जी को जेल से निकालते हैं और दो लोगों को चुना जाता है। एक है तेज बहादुर सप्रू, तो इसको हम लोग इसके माध्यम से देख लें। सब लोग अपना अपना मांग रख रहे थे कि हमारी ये बात कीजिए, ये परिणाम क्या हुआ, ये असफल हो गया क्योंकि कोई सहमति नहीं बन सकी इस पे। और रियलाइज हुआ कि गांधी जी जब तक नहीं आएंगे, कांग्रेस जब तक नहीं आएगा, तब तक ये नहीं हुआ था। लॉर्ड इरविन को कांग्रेस को शामिल करने के लिए गांधी जी से वार्ता की घोषणा की। इसको तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर ने मिलकर गांधी जी से बात करने के लिए मध्यस्थता की और गांधी जी को 26 जनवरी 1931 को जेल से रिहा किया गया। ठीक है, और गांधी जी रिहा होते हैं और यहीं पर अभी आप देखिएगा कि हमारे जो लीडर हैं, कौन लीडर हैं, भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव, वो जेल में हैं, उनको फांसी लगने वाली है। और ये बहुत बड़ा मौका था कि इरविन बिल्कुल बैकफुट पे थे। गांधी जी जो जो चीज बोलते सब चीज इरविन ने माना। आप देखिएगा, इसको गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। पहली बार ये लोग बैकफुट पे थे, इरविन को बोला गया था कैसे भी करके गांधी जी को तुम शामिल करो, कोई इफ बट नहीं है, गांधी जी आने चाहिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, नहीं तो हमारी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। कांग्रेस अगर नहीं आएगी तो सारी प्लानिंग हमारी फेल हो जाएगी। यही रहा, कांग्रेस ने बहिष्कार किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा यह ऐसी बारात है जिसमें दूल्हा ही नहीं है। क्लियर। अब सरकार द्वारा स्वीकृत शर्तें, मतलब ब्रिटेन सरकार द्वारा स्वीकृत शर्तें, गांधी इरविन समझौता इसको बोलते हैं, कुछ लोग दिल्ली समझौता ही बोलते हैं। ये 1931 में हुआ, मार्च 1931 में हुआ था। ये कब हुआ था? मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता में से दोनों लोगों ने कुछ कुछ बातें मानी। समझौता था तो कुछ बातें गांधी जी की ब्रिटेन सरकार ने मानी और कुछ ब्रिटेन सरकार की बातें गांधी जी ने मानी। ठीक है, तो पहले देखेंगे क्या क्या बात अंग्रेजों ने मानी। नमक कानून पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, लेकिन समुद्र तटीय क्षेत्र में लोग अपने घरेलू उपयोग के लिए बना सकते थे फ्री में नमक, लेकिन व्यापार के लिए नहीं। क्लियर हो गया। इसको मेंस में भी आप लिखिएगा और पीटी में इस बात को याद रखिएगा। कभी कोई पूछ देता है कि नमक कानून पूरी तरह समाप्त किया गया था। नहीं, नमक कानून को पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया था, नमक कानून को घरेलू उपयोग के लिए समाप्त कर दिया गया था। दूसरा पॉइंट जो है वही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक बंदियों की रिहाई। जितने भी लोग राजनीतिक बंदी हैं सभी की रिहाई हो, लेकिन जो हिंसा के आरोपी हैं उनको नहीं किया जाए, जैसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। अन्यथा हमारे जो हीरो थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों जेल से रिहा हो जाते। 90,000 लोगों को रिहा किया गया था भारत के अनेक जेल में जो लोग बंद थे, लेकिन ये तीन बेचारे नहीं रिहा पाए। गांधी जी अगर ये यहां पर थोड़ा सा अपना इफर्ट लगा देते ना कि नहीं इनको भी रिहा कीजिए, तो ये रिहा हो जाते। आजादी मिलती चाहे नहीं मिलती, लेकिन मैं चाहता था, जब मैंने हिस्ट्री पढ़ा तो मुझे इन लोगों से बहुत अलग अटैचमेंट हुआ कि इन लोगों ने अपनी जान प्राण सबको त्याग दिया भारत की आजादी के लिए। सोचिए कितने हिम्मती होंगे। हम लोग छोटा सा रिस्क लेने से डरते हैं लाइफ में, एक छोटा सा रिस्क नहीं लेते हैं अपने लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने जीवन के लिए एक रिस्क नहीं लेते हैं, और इन्होंने अपने पूरे जीवन को रिस्क में लगा दिया था। तो जरूर फिर जब्त संपत्तियां, जिनके भी संपत्ति जब्त की गई थी उनको वापस किया जाए, और मान गए अंग्रेज। मुकदमे और अध्यादेश वापस, आंदोलन में संबंधित मुकदमे और अध्यादेश जो वापस लिए जाए। नौकरी जिन्होंने छोड़ दिया था आंदोलन के दौरान, शुरू में ही छोड़े थे, सभी को नौकरी वापसी पर सरकार विचार करे। गारंटी नहीं लिया सरकार, लेकिन विचार करेगी। शराब, अफीम, विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सामने कानूनी तरीके से निर्धारित समय में धरना देने की अनुमति मिल गई। ठीक है, ये इतनी चीजें सरकार ने बात मानी। अब कुछ कांग्रेस ने भी बात मानी। कांग्रेस ने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था इसको स्थगित कर दिया गया। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, हाँ भाग लेंगे, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेंगे,
और पुलिस कार्रवाई की जांच की मांग को वापस, आंदोलन के दौरान पुलिस की बर्बरता के निष्पक्ष जांच की मांग छोड़ दी गई। ठीक है, तो ये 4 चीज कांग्रेस ने माना, वो 7-8 चीजें सरकार ने माना और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हो गए। अब चलते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, गांधी जी को बुलाया तो गया, लेकिन गांधी जी जब वहां गए तो उनकी बेइज्जती कर दी गई। गांधी जी जब वहां गए तो वहां ठंड पड़ता है, लेकिन गांधी जी तब भी एक जो उनका अपना कपड़ा था, धोती पहन के बस चले गए। सबने कहा कि नहीं, आप वहां जा रहे हैं, वहां ब्रिटेन की महाराज होंगे, भारत सचिव होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, आप कम से कम सूट बूट पहन के जाइए। गांधी जी ने कहा नहीं, मैं असली भारत को दर्शाता हूं और मैं वही कपड़े पहन के जाऊंगा जो रियल भारत के लोग जिस चीज से गुजर रहे हैं। और गांधी जी उसी वेशभूषा में दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गए। ठीक है, चलिए, तो अब दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, उसके पहले हर चीज जो कांग्रेस करती थी ना, उसके लिए वो लोग क्या करते थे कि एक अधिवेशन करते थे। तो उसके लिए उन्होंने 1931 में एक विशेष अधिवेशन किया। क्या विशेष अधिवेशन किया कि भैया हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे और अभी जो हमारा चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको हम लोग अभी बंद करेंगे। और इन दोनों निर्णयों को पास करने के लिए एक स्पेशल अधिवेशन किया गया, जिसको कराची अधिवेशन कहते हैं, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे इसके अध्यक्ष? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये कराची अधिवेशन होता है 25 मार्च 1931 को और इसके अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये जो हुआ 25 मार्च, मैंने डेट इसलिए लिखा है कि 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी जाती है और इसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, गांधी गो बैक बोला गया, गांधीवाद का नाश हो। पूरे देश में गांधी जी के खिलाफ ये बात फैल गई थी कि गांधी जी चाहते तो बचा लेते, गांधी जी ने उनको मरवाया नहीं, अंतर समझिएगा, लेकिन गांधी जी वीटो पावर लगाते हैं अपना, तो हो सकता है कि ये लोग बच जाते। तो इसलिए गांधी जी के खिलाफ लोगों ने पहली बार काले झंडे दिखाए भारत में, गांधीवाद का नाश हो, इस तरह के नारे लगाए गए। और फाइनली यहां पर यह चीज पास कर लिया गया, क्या कि हम लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी। और उसके बाद से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होता है वो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में होता है। इसमें भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए विशेष रूप से बुलाया गया था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता के कारण इसमें गांधी जी भाग लेने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब जब यहां जाते हैं गांधी जी, तो गांधी जी का अब जो नया डिमांड क्या है कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। अब गांधी जी की इस बात को सुनकर जो उस वक्त वहां के लोग थे उनको गुस्सा आने लगा कि हम लोग इनको बुलाए हैं डोमिनियन स्टेटस देने के लिए और ये अब पूर्ण स्वराज, पहले यही डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे, अब ये पूर्ण स्वराज मांग रहे हैं। और धीरे धीरे करके वहां के जो लोग थे वो भी गांधी जी के खिलाफ बहुत नकारात्मक हो गए। ठीक है, समझ में आया? गांधी जी के खिलाफ लोग नकारात्मक थे और गांधी जी जब अपनी बात वहां रखे तो गांधी जी को कहीं से इनकी बात को नहीं सुना गया। दूसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब माना कि हमें चाहिए पृथक निर्वाचन, तो उन्होंने गुस्से में आकर बोला कि अब सिखों को भी पृथक निर्वाचन मिलेगा, ईसाइयों को भी भारत में पृथक निर्वाचन मिलेगा, दलितों को भी मिलेगा और मुस्लिमों को भी मिलेगा। एक छोटा सा चीज जिससे गांधी जी को गुस्सा था कि उनका कहना था कि जो दलित होते हैं, इस चीज को समझिएगा, जो दलित होते हैं वो हिंदुओं का अंग है, ये हाथ है, ये शरीर से अलग नहीं है। अगर हम उनको पृथक निर्वाचन दे देंगे तो हम अलग कर रहे हैं। तो उनका मानना था कि नहीं, हम बिना पृथक निर्वाचन दिए हुए इनके विकास के लिए काम करेंगे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मांग थी कि नहीं, अभी जो दलित का स्थिति है वो ऐसी स्थिति है कि इनको जब तक पृथक निर्वाचन नहीं मिलेगा इनका विकास नहीं होगा। दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन इसी बात पर आकर क्या हुआ कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी आपका अधर में लटक गया और कोई निर्णय होने की चांसेस नहीं थी। ठीक है, अब क्योंकि गांधी जी जब यहां गए थे तो गांधी जी यहां पे धोती कुर्ता पहनकर गए थे, तो कई लोगों ने इनका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया था। यहां पर क्या क्रिटिसिज्म हुआ था वो भी देख लीजिए, सवाल आता है। गांधी जी को ठहरने के लिए किंग्सले हॉल में रोका गया था। गांधी जी अपनी पारंपरिक धोती लंगोट में वहां गए थे, भारत की गरीबी को दर्शाने के लिए।
विंसेंट चर्चिल ने कहा था अधनंगा फकीर आया है, ठीक है। फ्रैंक मॉरिस ने कहा था भारत का अधनंगा फकीर सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ रहा है। तो इस तरह के बात कही गई थी। गांधी जी ने जवाब दिया था कि सम्राट के कपड़े हम दोनों के लिए काफी थे और इसलिए जरूरत नहीं थी मुझे कपड़े पहन के आने के लिए, ठीक है, क्लियर यहां तक। और इसी दौरान गांधी जी ने चार्ली चैपलिन से मुलाकात किया था। वो फोटो आप देखते हैं गांधी जी और चार्ली चैपलिन की, गूगल पे बहुत फेमस है। वो यहीं आए थे तो उन्होंने चार्ली चैपलिन से मुलाकात किया था। उन्होंने यहाँ पे एक फुटबॉल का मैच देखा था और ब्रिटिश मीडिया को जब अपनी बातें बताई, अपना विचार बताया, तो सब लोग धीरे धीरे कर कर इनकी विचार से बहुत ज्यादा प्रभावित होने लगे थे, ठीक है। अब सेकेंड जो गोलमेज सम्मेलन है वो कहाँ आके अटक गया। पहला चीज तो किसी को भी ये बिल्कुल अंग्रेजों को फूटे आंख नहीं सुहारा था कि भारत को हम पूर्ण स्वराज दे दें। दूसरा पृथक निर्वाचन पर आकर अटक गया, ठीक है। और गांधी जी और अंबेडकर जी में विवाद हो गया थोड़ा सा, किस चीज को लेकर, कि दलितों को पृथक निर्वाचन दिया जाए। पृथक निर्वाचन आप जानते हैं क्या है, मैं कई बार बता चुका हूं। पृथक निर्वाचन मतलब वहां दलित कैंडिडेट ही खड़े होंगे और दलित कैंडिडेट ही वोट देंगे, ठीक है। अब इस कारण से क्या हुआ कि गांधी जी वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्हीं सब चीजों में रह गया, सेकंड वाला भी, तो बीच में ही उसको होल्ड करना पड़ा कि नहीं भैया कोई ढंग का निर्णय नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग यहीं पर रोक देते हैं, क्लियर। और उसके बाद से गांधी जी लौट के आते हैं और उस वक्त जो रैमसे मैकडोनल्ड थे वहां पर, उन्होंने गुस्से में आकर सभी को क्या किया, पृथक निर्वाचन दे दिया, जिसको कि हम लोग सांप्रदायिक अवार्ड कहते हैं। ये सवाल पूछा जाता है कि सांप्रदायिक अवार्ड किसके द्वारा घोषित किया गया, सांप्रदायिक पंचांट भी कहते हैं इसको, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था आपको रैमसे मैकडोनल्ड, जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे वहां के, ठीक है। सांप्रदायिक अवार्ड दिया था जिसमें पृथक निर्वाचन सभी को दे दिया गया, ईसाइयों को भी दे दिया गया पृथक निर्वाचन, ठीक। और इसके बाद गांधी जी लौट आते हैं। गांधी जी ने कहा था मैं खाली हाथ जरूर आया हूं लेकिन मैंने देश की इज्जत पर बट्टा नहीं लगने दिया, मतलब मैं कोई गलत चीज मांग के नहीं आया हूं, गलत चीज वहां पर एक्सेप्ट करके नहीं आया हूं। हो सकता है मेरी बात नहीं मानी गई हो लेकिन मैं कोई गलत चीज एक्सेप्ट कर कर नहीं आया हूं। गांधी जी वापस आते हैं और वापस आकर फिर से यहां पर अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन जो छोड़ के गए थे वो फिर से यहां पर शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं गांधी जी, वापस आते हैं और वापस आने के बाद यहां पर फिर से अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं और ये लोग गुस्से में थे। यहां इस बीच क्या होता है कि यहाँ के वायसराय चेंज हो जाते हैं और लॉर्ड विलिंगडन आ जाते हैं इरविन की जगह। और इन्होंने कहा, विलिंगडन ने कहा कि आपने इरविन समझौता तोड़ दिया, आपने बोला था कि हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं करेंगे। तो गांधी जी को फिर गिरफ्तार कर कर यरवदा जेल में बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और यरवदा जेल में जाने के बाद जब गांधी जी को सूचना मिलती है कि सांप्रदायिक अवार्ड दे दिया गया है, सभी को पृथक निर्वाचन दे दिया गया है, उसमें क्या क्या था, मुस्लिमों को दिया गया, सिख को दिया गया, भारतीय ईसाई को दिया गया, एंग्लो इंडियन को दिया गया, तो इस तरह से करके जब विशेष पृथक निर्वाचन महिलाओं को भी दे दिया गया तो गांधी जी बेचारे भूख हड़ताल पर चले जाते हैं। और गांधी जी जब भूख हड़ताल पर चले जाते हैं तो सभी लोग डॉक्टर अंबेडकर के पीछे आ जाते हैं कि नहीं भैया, गांधी जी को अगर कुछ भी हो गया तो देश आपको माफ नहीं करेगा। और गांधी जी के इसके कारण, गांधी जी के इस अनशन के कारण बेचारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आते हैं गांधी जी से मिलने के लिए, ठीक है। और एक पूना पैक्ट साइन होता है। तो पूना पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूना पैक्ट क्या कहता है, जब गांधी जी यरवदा जेल में बंद थे और सांप्रदायिक अवार्ड मतलब सभी को पृथक निर्वाचन की घोषणा हो गई तो गांधी जी उससे नाराज होकर भूख हड़ताल पर चले जाते हैं, आमरण अनशन पर चले जाते हैं। और डॉक्टर BR अम्बेडकर मान जाते हैं कि ठीक है, पृथक निर्वाचन दलितों के लिए समाप्त मैं मानता हूं, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने गांधी जी को सपोर्ट किया यहाँ पे और पृथक निर्वाचन दलितों के लिए समाप्त कर दिया। और एक एग्रीमेंट बना, उस एग्रीमेंट पे साइन किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय, क्योंकि गांधी जी जेल में थे तो उनके बिहाफ पर मदन मोहन मालवीय ने इस एग्रीमेंट पे साइन किया गया था, इस पैक्ट पे साइन किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि पूना पैक्ट पर किसने साइन किया, तो मदन मोहन मालवीय ने किया था, ठीक है। M3M ने किया था और साथ में किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, क्लियर। पूना पैक्ट क्यों हुआ, तो सभी चीज की जड़ कहां है, 1919 में।
अब आगे पूरा सब कुछ जो होगा वो 1919 के एक्ट पे डिपेंडेंट है। कितने लोगों को क्लियर हुआ कहानी यहां तक? तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अभी यहां तक की कहानी कितने लोगों को क्लियर हो गई? दिमाग में छपा कि नहीं एक एक घटना कि क्यों वो घटना हुई, पूना पैक्ट क्यों हुआ, 11 सूत्री मांग क्या थी, गांधी इरविन पैक्ट क्या था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों फेल हुआ? किसी को कोई डाउट अभी तक में? हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। सरोजनी जी, अजय जी, प्रियंका जी, पायल जी, अभय प्रजापति, संध्या जी, गुलशन जी, किसी को कोई डाउट अभी तक में से या कोई क्लियरिटी नहीं है कि ये घटना क्यों घटी, वो घटना क्यों घटी? चलिए ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है, सबको क्लियरिटी है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब पुणे पैक्ट में एस सिंह जी, नो सर। नो सर मतलब क्या हुआ? क्लियर है सब कुछ या कुछ नहीं समझ में आया? नो का मतलब दोनों हो जाता है। ठीक है, अब पुणे पैक्ट में हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक अच्छा पॉइंट रखा कि हम लोग डबल वोटिंग सिस्टम कहते हैं। डबल वोटिंग सिस्टम क्या होता है, या इसको हम लोग पैनल सिस्टम भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि वोटिंग 2 बार होगी। ठीक है, पहली बार जो होगी वो पृथक निर्वाचन तरीके से ही होगी। पहली बार कैसे होगी? पृथक निर्वाचन तरीके से ही होगी। पृथक, इसको समझ लीजिए और आसान भाषा में समझाता हूं मैं कि पहला जो वोटिंग होगा 10 कैंडिडेट खड़े होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 कैंडिडेट मानते हैं। ठीक है, 6 कैंडिडेट मानते हैं और ये सीट रिजर्व रहेगी किसके लिए? दलितों के लिए। किसके लिए रिजर्व है सीट? दलितों के लिए। और ये 6 दलित कैंडिडेट होंगे। ठीक है, वोट पहली बार क्या होगा? पहली बार सिर्फ दलित वोट देंगे। पहली बार सिर्फ, अब यहां पे जो वोटर हैं उसमें से डी दलित हो गए, 3 दलित हो गए, और एक हिंदू हो गया, एक मुस्लिम हो गया, एक एंग्लो इंडियन हो गया। ठीक है, पहली बार इसको समझिएगा डबल वोटिंग सिस्टम क्या होता है। पहली बार सिर्फ दलित वोट देंगे। तो आप कहिएगा तो ये तो पृथक निर्वाचन ही हो गया। नहीं, अब क्या होगा? टॉप 4 कैंडिडेट चुन के आएंगे इस 6 में से। जैसे मालूम पड़ा ये 3 4 5 6 टॉप थे, इसमें नंबर 1 पे ये था, नंबर 2 पे था, 3 पे था, 4 पे था, ये आ गए। लेकिन नंबर 1 वाला जीता नहीं है। अब सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग होगी, उसमें सभी लोग वोट देंगे। अब सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग में क्या होगा? इन्हीं ये 4 कैंडिडेट खड़े होंगे और उसको सभी लोग वोट देंगे। समझ में आया? पहले सिर्फ पृथक निर्वाचन होगा और फिर सभी लोग वोट देंगे। ऐसा क्यों किया गया? कि कोई डमी कैंडिडेट अगर खड़ा होता है तो इसको ये लोग आउट कर देंगे। अक्सर क्या होता है कि जहां पे मुस्लिम की सीटें हैं तो कांग्रेस से मुस्लिम खड़े हो जाते थे और वहां के मुस्लिम वोट दे देते थे। तो इसीलिए डमी कैंडिडेट को खत्म करने के लिए इन्होंने डमी प्रत्याशियों को रोकने के लिए डबल वोटिंग सिस्टम लेके आए। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डबल वोटिंग सिस्टम। डबल वोटिंग सिस्टम क्या होगा? पहली बार सिर्फ दलित वोट देंगे और दूसरी बार सभी लोग वोट देंगे। तो पहली बार से सिर्फ 4 टॉप कैंडिडेट चुन के आएंगे और अगले चुनाव में जिसमें सभी लोग वोट देंगे वही 4 रहेंगे, जो कम वोट वाले हैं वो लोग छट जाएंगे। तो डमी कैंडिडेट यहां से छट जाएंगे, जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो रह जाएंगे और सेकंड वोटिंग में वही लोग रहेंगे। ठीक है, और दूसरा इन्होंने क्या है? नौकरियों में सीट की आरक्षण कर दिया। तो पहला क्या है? डबल वोटिंग सिस्टम है, केवल दलित मतदाता वोट करेंगे और दूसरे में सभी मतदाता वोट करेंगे। ठीक है, और सिर्फ 4 प्रत्याशी चुनेंगे और यहाँ पे इन्हीं 4 प्रत्याशियों को लोग वोट देंगे। ठीक,
दूसरा है सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण, जो आज हम लोग देख रहे हैं कि यही पुणे पैक्ट में डिसाइड हुआ था, जितनी सरकारी नौकरियां हैं वहां पर इनको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, जो लिखा भी हुआ यहां पे कि पृथक निर्वाचन के बजाय आरक्षण व्यवस्था लागू, जो वर्तमान संविधान का आधार बनी। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद से गांधी जी ने बोला कि नहीं, मैंने जब दलितों के लिए पृथक निर्वाचन खत्म किया है तो मैं अब दलितों के उत्थान के लिए काम करूंगा, और उन्होंने उसके बाद से अपना सारा ध्यान जो है दलितों के उत्थान पर लगा दिया। और यहीं से इन्होंने 3 पत्रिकाएं शुरू की थी, हरिजन, हरिजन बंधु और हरिजन सेवक। ठीक है, एक संस्था बनाई थी हरिजन सेवक संघ। ठीक है, और इन्होंने नाम दिया हरिजन, हरि मतलब भगवान और उसके जन, जो दलित होते हैं वो हरिजन है, वो भगवान के ईश्वर के जन है, इसलिए उनको हरिजन का नाम दिया गया। हरिजन नाम महात्मा गांधी ने नहीं दिया था, ये नाम किसने दिया था, मैं देखता हूं सबसे पहले कौन बता पाता है। हरिजन नाम किसके द्वारा दिया गया था, ये कौन बता पाता है, ये जरूर बताइए। हरिजन नाम, हरिजन शब्द का महात्मा गांधी जी ने नाम नहीं दिया था। ठीक है, अब जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज हैं, वो बेचैन है कि यार ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 होना था, इसकी जगह 3 हो गया, 2 हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने तीसरा फिर से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया कि इस बार हम सभी टॉपिक को समेट लेंगे। ठीक, और इस बार जितने प्रॉब्लमेटिक लोग थे उनको नहीं बुलाया गया, जिसमें से मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं इन्विटेशन ही नहीं गया था। कांग्रेस को इन्विटेशन था, कांग्रेस ने बोला कि हम नहीं जाएंगे, जब हमारे पिछले बार बेइज्जती कर दी गई तो हम नहीं जाएंगे। तो तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 1932, 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक 1932 में होता है। इस पे साइमन कमीशन की रिपोर्ट और सभी चीज को लेकर इन्होंने एक सफेद पेपर बनाया। सफेद पेपर मतलब क्या होता है, एक ड्राफ्ट बनाया कि भारत शासन कैसे होगा, और उसी पे हम लोग का भारत शासन अधिनियम 1935 आएगा। ठीक है, अब यहां से सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यह होता है कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भाग लिया था। तो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो व्यक्ति जिन्होंने भाग लिया था वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले और दूसरे में भाग लिया था, तीसरे में उनको निमंत्रण ही नहीं गया था। उनको पता था कि जिन्ना जो है ये सिर्फ एक चीज पर अटके हुए हैं, और वो चीज क्या है, पृथक निर्वाचन। ठीक, और कांग्रेस सिर्फ दूसरे में गई थी, पहले और तीसरे में कांग्रेस नहीं गई थी। और उसके बाद से इन्होंने क्या किया कि तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में साइमन कमीशन की रिपोर्ट और सारी मीटिंग की समरी लेकर एक श्वेत पेपर बनाया, जिसको व्हाइट पेपर कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ड्राफ्ट। कोई भी चीज बनाने से पहले, जैसे आप ही को कोई नियम बनाना तो एक रफ पेपर पे आप लिखते हैं ना, उसी को श्वेत पेपर कहते हैं या व्हाइट पेपर कहते हैं। और इसी श्वेत पेपर और व्हाइट पेपर को लेकर इन्होंने आगे बढ़े, और उसके बाद वहां के जो विधानसभा और वो जिसको हम हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, वहां एक संयुक्त प्रवर समिति बनी, और जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड लिनलिथगो। और उसी के आधार पर 1933 में यह रखा गया, और उसके आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 आया, जिससे हम लोग आज का जो संविधान है उस बहुत हद तक भारत शासन अधिनियम 1935 पर निर्धारित है। तो क्लियर हुआ कि नहीं कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्यों आया। भारत शासन अधिनियम 1935 कैसे आया। ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, 30, 31 और 32 में, जो होने थे साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर, और उसी के आधार पर एक व्हाइट पेपर बनाया गया। व्हाइट पेपर बनाने के बाद इसको वहां के जो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, उन लोकसभा और राज्यसभा में इसको पुटअप किया गया, और पुटअप करने के बाद जिसको हम लोग हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, संयुक्त प्रवर समिति बनाई गई। और संयुक्त प्रवर समिति ने अपने रिपोर्ट के आधार पर एक नियम लाए कि भारत में कैसे आगे का शासन चलेगा। भारत का एक संविधान बनाया गया जिसको कि भारत शासन अधिनियम 1935 कहते हैं। ठीक, क्लियर है। क्लियर है, तो हम लोग फिर भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, और इसके आधार पर आगे एक और घटना होगी, 1937 का चुनाव होगा, और 1937 के चुनाव के बाद क्या होगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भारत शासन अधिनियम 1935 की तरफ बढ़े। चलिए, तो हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 की तरफ बढ़ते हैं। गोलमेज सम्मेलन, पुणे पैक्ट प्रावधानों को शामिल किया गया, और कई प्रावधान भारतीय संविधान 1950 के आधार भी यहीं से बनते हैं। ठीक है, और
क्या है ये भारत शासन अधिनियम? ये है ब्रिटिश शासन के तहत भारत में अंतिम संवैधानिक सुधार, मतलब ये लास्ट संविधान जो भारत के लिए बनाया गया था वो है भारत शासन अधिनियम 1935। सबसे बड़ा अधिनियम था अभी तक का, जिसे छोटा संविधान भी कहा जाता है। इसमें 10 भाग थे, 321 धाराएं थी, प्रस्तावना भी था जो कि 1919 के अधिनियम से लागू किया गया था, एक प्रस्तावना बनाया गया था शुरू में, ठीक। और कहानी आप सब समझ गए हैं। 1919 अधिनियम जो मॉन्टेगे चेम्सफोर्ड सुधार है, उसी के बाद साइमन कमीशन 27 में आया, गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32 में हुआ, श्वेत पेपर 1933 में बना और यहाँ से ये बनकर आ गया, ठीक है। अब देखिए 1919 में था केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रांत में द्वैध शासन। इन्होंने क्या किया, इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज किया? अब ये लोग केंद्र में द्वैध शासन लेते आएंगे, केंद्र में द्वैध शासन लेते आएंगे, थोड़ा सा चेंज किया। सबसे पहले जानेंगे संघीय व्यवस्था किया गया। संघीय व्यवस्था मतलब क्या होता है कि भारत में उस तरह 3 तरह के क्षेत्र हुआ करते थे। एक जो क्षेत्र बोलते थे हम लोग, जिसको ब्रिटिश भारत बोलते थे, जहां डायरेक्ट ब्रिटिश का राज था, उसको ब्रिटिश भारत बोलते थे, ठीक है। कुछ थे कमिश्नरी क्षेत्र और कुछ थे देसी रियासतें, ठीक है। ब्रिटिश भारत मतलब जहां पर डायरेक्ट ब्रिटिश का कंट्रोल है, कमिश्नरी क्षेत्र जहां वायसराय का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, और देसी रियासतें जहां राजा महाराजा रहते थे, ठीक है। तो 11 स्टेट थे ब्रिटिश भारत में, 6 थे कमिश्नरी क्षेत्र में, और 600 रियासतें थी, 600 राजा महाराजा वाले क्षेत्र बच गए थे, जिससे ब्रिटिश उस तक 1857 तक कब्जा नहीं कर पाई थी। तो ये 600 लोग बच गए थे। था कि सभी को मिलाकर एक संघ बनेगा जो भारत कहलाएगा। अभी भारत नहीं कर सकते थे ना, ये अलग कंट्रोल हो रहा है, ये अलग कंट्रोल हो रहा है, ये अलग, जैसे अभी समझ लीजिए नेपाल अलग कंट्रोल हो रहा है, श्रीलंका अलग कंट्रोल हो रहा है। कल के डेट में प्रपोज किया जाए कि नेपाल, अभी वाला भारत और श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिला के एक संघ बनाया जाए, तो वैसे ही हुआ था कि ये तीनों को मिलाकर एक संघ बनाया जाए। लेकिन एक शर्त डाल दी गई, संघ तभी बनेगा जब आधे से अधिक रियासतें सहमत होंगी, मतलब 600 में से 300 लोग बोलने चाहिए कि हाँ हम संघ का हिस्सा बनेंगे, तभी संघ बनेगा। रियासतें कभी सहमत नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम सहमत हो जाएंगे तो हमारे ऊपर एक केंद्र सरकार बैठ जाएगी जो अपना नियम कानून चलाएगा। अभी तो राजा आजाद हैं, जैसा मन वैसा करते हैं, लेकिन अगर ये संघ में आ जाएंगे तो केंद्र सरकार जो है तो वहां से बैठकर इन पर नियम कानून चलाएगी, ठीक है। तो इन्होंने मना कर दिया और इसी कारण से 1935 वाले प्रावधान में संघ स्थापित नहीं हो पाया, ठीक। केंद्र में द्वैध शासन। द्वैध शासन मतलब मैंने बताया था कि काम को 2 भाग में बांट देंगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, जिसमें कुछ विकास करना है, वो भारतीय करेंगे, जहां पैसा कमाना है वो अंग्रेज करेंगे, जहां डिसीजन लेना, जैसे कि जो संरक्षित विषय, रिजर्व विषय, जिसको गवर्नर जनरल देखेंगे, उसमें है सेना, विदेशी मामले, ईसाई धार्मिक मामले, जनजातीय मामले, और हस्तांतरित विषय, जैसे कि जिसको काम करना है, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये भारतीयों को दे दिया गया। बोला गया कि 1937 में चुनाव होगा। कब चुनाव होगा? 1937 में चुनाव होगा, और वही वाले मंत्री और गवर्नर जनरल मिलकर इस पर काम करेंगे, ठीक है। अध्यादेश का पावर हम लोग सब जानते हैं, प्रांतों को स्वायत्त शासन, ये सब हम लोग देख चुके हैं, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ कहाँ की गई? तो अब प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था कर दी गई। जहां प्रांत में पहले आपको द्वैध शासन था, वहां 2 सदनीय व्यवस्था कर दी गई, मतलब एक राज्यसभा एक लोकसभा टाइप से होगा। तो 6 प्रांतों में किया गया, बंगाल, मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत, असम, बिहार, और 5 प्रांतों में एकल सदन था, जैसे पंजाब, मध्य प्रांत और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उड़ीसा, और यहाँ पर सिर्फ एक था। जैसे अभी नहीं है विधानसभा विधान परिषद, तो इनमें विधानसभा विधान परिषद कर दिया गया, यहाँ सिर्फ एक विधानसभा था, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, शक्तियों का बंटवारा कि कौन किस पे नियम बनाएगा। भारत में नियम बनाने के लिए तो एक संघ सूची हुआ, एक प्रांत सूची हुआ और एक समवर्ती सूची हुआ। संघ सूची मतलब जिसपे कि केंद्र सरकार बनाएगा, दिल्ली वाले बनाएंगे। प्रांत मतलब हर राज्य अपने लिए बनाएगा, और इस पे दोनों बना सकते हैं, और जो कहीं नहीं लिखा है वो उस पर केंद्र बनाएगा, उसको पावर दे दिया गया। कुछ नया इस टाइप का नियम आ जाता है तो केंद्र उस पर नियम बनाएगा, ठीक है। ये मैं पीपीटी दे दूंगा, आप अच्छे से कर लीजिएगा। एक संघीय न्यायालय बनाया गया जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई, ठीक है। जो समझ लीजिए एक तरीके से हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो यहीं से आपका कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। फिर नए प्रांत उड़ीसा बंगाल से निकालकर और सिंध बॉम्बे से निकालकर बनाया गया,
और भारत से अलग किया गया बर्मा को, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बनाया गया। 1937 में प्रांतों में चुनाव कर दिया गया कि प्रांतों में 1937 में चुनाव होगा। अब 1937 वाले चुनाव की तरफ बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1937 में चुनाव होता है, ठीक है। मुस्लिम लीग कॉन्फिडेंट है कि हमें तो पृथक निर्वाचन है, हम लोग अच्छा जीतेंगे, और भारत में इनको था कि हम मेजॉरिटी अपना सीट जीत जाएंगे, लेकिन यहां इनको बहुत बड़ा झटका लगेगा और यहीं से लोग बोलेंगे अब पृथक निर्वाचन नहीं, अब पृथक राष्ट्र चाहिए, अब हमें नया एक देश चाहिए। यहीं से उसकी नींव रखी जाएगी, ठीक है। तो 1937 में प्रांतीय चुनाव भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत पहली बार आयोजित किया गया, ठीक। चुनाव में सभी लोग खड़े होते हैं, ठीक। अब क्या होता है, इसमें पृथक निर्वाचन मंडल होता है, मुस्लिमों के लिए अलग अलग होता है। मताधिकार का विस्तार किया गया, 10-12% जनता को वोट देने का अधिकार दिया गया। केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया, नए प्रांत उड़ीसा और सिंध लाए गए। चुनाव बहुत बढ़िया से होता है। अब चुनाव का रिजल्ट देखिए, टोटल प्रांत जो थे, राज्य थे 11 थे, कुल 1585 सीटों पर चुनाव हुए और लगभग 10-12% जनता ने मतदान किया। प्रमुख दल कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी और कुछ क्षेत्रीय पार्टी थी। परिणाम कांग्रेस का 5 प्रांत में से, टोटल प्रांत कितने हैं हमने देखा अभी 11 में से 5 में से कांग्रेस को मेजॉरिटी आ गई, मतलब कांग्रेस की सरकार बन गई। बॉम्बे में लगभग बहुमत है, मतलब 6 में कांग्रेस बन गया। सबसे बड़ा दल बन के असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, मतलब 5, 1, 6, 2, 8, 11 में से 8 कांग्रेस की तरफ चले गए। जहां जहां पृथक निर्वाचन था वहां भी ये लोग हार गए। कैसे हारे, वहां कांग्रेस ने भी अपना मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया और कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट मिल गया। मतलब 11 में से 5 में पूर्ण बहुमत, बॉम्बे में लगभग बहुमत 6 और 2 प्रांत में बहुत सबसे बड़ी पार्टी बन के आई। 1585 में से 711 सीटें कांग्रेस ने जीत लिया। मुस्लिम सीटों पर सफलता, 58 मुस्लिम सीटों में से 26 सीटें कांग्रेस जीत गई, जिससे मुस्लिम लीग को बहुत बड़ा झटका लगा। सरकार का गठन में से 5 में तो आराम से बहुमत बना और 3 में गठजोड़ हुआ, गठबंधन करके कांग्रेस ने सरकार बना लिया। अब जहां जहां सरकार बनाए वहां वहां पे जो मुख्यमंत्री थे उस वक्त उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। बिहार में जो पहले प्रधानमंत्री बने वो कौन थे, श्री कृष्ण सिन्हा। इनको बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बोला जाता है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन बने, श्री कृष्ण सिन्हा। उड़ीसा के विश्वनाथ दास, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। मद्रास के सी राजगोपालचारी। संयुक्त प्रांत यूपी मतलब गोविंद बल्लभ भाई पंत। मध्य प्रांत एनबी खरे, बाद में रविशंकर शुक्ल बने थे। मुंबई में बीजी खरे, असम में शाहदुल्ला और उत्तम पश्चिम प्रांत में डॉक्टर खान साहब, ठीक है। मुस्लिम लीग का प्रदर्शन बहुत खराब। 482 आरक्षित मुस्लिम सीटों में से मात्र 51 सीटें जीते ये लोग। सोचिए, 482 मुस्लिम आरक्षित सीटें थी, उसमें से भी 51 सीटें जीते मुस्लिम लीग ने। वहां से कांग्रेस के कैंडिडेट खड़ा होकर जीत जाते हैं। मुस्लिम लीग को बहुत बड़ा झटका लगता है, जिन्ना डिप्रेशन में चले जाते हैं। मात्र 4.8% वोट मुस्लिम इनको मिला और उसका परिणाम क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने बोला कि अब हम, उनको लगा कि इंडिया में रहकर हमें मुस्लिमों का कुछ नहीं होगा, तो इन्होंने अपना यहाँ से भाषा बदला। अब बोला कि हमें चाहिए अब नया राष्ट्र, अब पृथक निर्वाचन नहीं चाहिए, हमें पृथक राष्ट्र चाहिए। और यहीं से आकर उन्होंने 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया। 1940 में जिन्ना ने पृथक राष्ट्र की मांग की और औपचारिक रूप से दिया। 1937 की हार के बाद मुस्लिम लीग ने महसूस किया कि वह कांग्रेस के प्रभुत्व में सत्ता हासिल नहीं कर सकती है और यहीं से विभाजन की नींव पड़ी 1937 के चुनाव में हार के बाद, ठीक है। 1937 का चुनाव की एक बार समरी फिर से जान लीजिए। 11 राज्यों में चुनाव हुआ, 1585 सीटों पर चुनाव हुआ और उन 11 राष्ट्रों में से 5 जो प्रांत थे, 5 प्रांत कौन कौन थे हमारे, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत। यहां पर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत आई, तुरंत सरकार बन गई। बॉम्बे में थोड़ा सा इनको सीटें घट रही थी, लेकिन तब भी सरकार बन गई। और 2 जगह असम और उत्तर पश्चिम प्रांत में ये सबसे बड़ा दल बन के उभरी, वहां भी बन गई। तो लगभग 1585 में से 711 सीटें इन्होंने जीत लिया और मुस्लिम आरक्षित सीटों में से 58 में से 26 सीटें इन्होंने जीत लिया।
बहुत बुरा प्रदर्शन रहा। एक नाम याद जरूर रखिएगा आप लोग, बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, जिनको उस वक्त प्रधानमंत्री कहा जाता था, वो श्री कृष्ण सिन्हा बने, और यहां से दो राष्ट्र का सिद्धांत आ जाता है। अब जब सरकार बन गई कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने कुछ अच्छे काम किए। ये सरकार जो थी, ये सरकार कितने दिनों के लिए थी? 28 महीने के लिए थी। कितने दिनों के लिए थी? 1937 से 1939 तक। क्यों सरकार टूटी वो भी जानिएगा, विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। सबसे पहले इन्होंने मंत्रियों के वेतन में कटौती कर दी, बोला कि मंत्री जो होंगे अपना वेतन कम लेंगे। लगान और करों में कमी की, नशाबंदी के लिए सामाजिक सुधार का प्रयास किया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कुटीर उद्योग लेके आए, शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया, मजदूरों के साथ सामंजस्य बनाने के लिए बहुत इन्होंने फोकस नहीं किया, जहां इनकी कमजोरी थी वो नोट कर लीजिए। और इन कार्यों ने कांग्रेस की लोकप्रियता को बहुत मजबूत बना दिया। हर तरफ कांग्रेस की तारीफ होने लगी कि इन्होंने अपना वेतन कम कर दिया, टैक्स कम कर दिया, और बहुत ज्यादा कांग्रेस की तारीफ हो रही थी, लग रहा था कि देश सुधर रहा है। तब तक 1939 में विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। क्या शुरू होता है? विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। और विश्व युद्ध में बिना कांग्रेस की सहमति के भारत को शामिल कर लिया जाता है, और भारत से लोग को पकड़ पकड़ कर वहां पे ले जाए जाते हैं गोली खाने के लिए। कांग्रेस बोलती है यार सरकार में हम बहुमत में हैं, हमसे पूछोगे नहीं। तो ब्रिटेन ने बोला तुमसे नहीं पूछेंगे। तो कांग्रेस ने बोला तो हम इस्तीफा दे देते हैं, जब हमसे कुछ पूछोगे नहीं, हमें सिर्फ ये फालतू काम में लगा कर रखोगे। तो कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1939 को इस्तीफा दे दिया। कब इस्तीफा दिया? 22 दिसंबर 1939 को इस्तीफा दे दिया, जिसको कि मुस्लिम लीग ने बोला कि यह मुक्ति दिवस है और उसको मुक्ति दिवस के तौर पे मनाया। ये पूछा जाता है कि मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया था? तो मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939, जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस ने क्यों इस्तीफा दिया? जल्दी बताइए, कांग्रेस ने क्यों इस्तीफा दिया? कांग्रेस ने इसलिए इस्तीफा दिया कि बिना कांग्रेस से पूछे हुए द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने भारत को पार्टी बना लिया, और ब्रिटेन भारत के लोगों को लेकर चली गई। तो इनको लगा कि हमसे जब पूछा ही नहीं जा रहा है तो हम फिर किस बात के हैं, हमें मंत्री बना रखे और कुछ पूछते ही नहीं हो। और इसीलिए कांग्रेस ने गुस्से में आके इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग ने इस्तीफा नहीं दिया। मुस्लिम लीग की सरकार जो थी पंजाब और बंगाल में थी, वहां पे ये दोनों अपनी सरकार में बने रहे अगले चुनाव तक। ठीक है, क्लियर है? तो मुस्लिम लीग ने इस्तीफा दे दिया, और इसके बाद हम लोग हरिपुरा, त्रिपुरी और रामगढ़ अधिवेशन है, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग यहां देख लीजिए इस चुनाव का एक बार फिर से समरी। 1585 सीटों पर चुनाव, 711 पर कांग्रेस जीती। मुस्लिम लीग 482 सीटों में से 51 ही जीत पाई, 4.8% वोट मिले। प्रांतों में 11 में 5 में स्पष्ट बहुमत, 8 में सरकार बनी। इस्तीफा दे दिया अक्टूबर 1939 में, और मुक्ति दिवस मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, ये आज का आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक